मेरा देवर औरतों की मसाज करता था और औरतें भी मेरे देवर से खुशी खुशी मसाज करवाती थीं। मेरा भी मन करता था कि कोई मेरी भी मसाज करे, मगर मैं शर्म के मारे लाल हो जाती और मैं अपने देवर से कह नहीं पाती। लेकिन एक रात मैं बहुत थक गई थी तो मैंने देवर से कहा कि बत्ती बुझा दो और मेरी मसाज कर दो। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे देवर ने तो मेरी हर रोज़ मैं सुबह जल्दी उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी ज़िंदगी से थकान महसूस करने लगी थी। मैं अब थोड़ा वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 4 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरा रूटीन में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद ज़रूरी काम निपटाना और फिर उसके बाद अपने पति के साथ खेतों में चली जाती। फिर शाम के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती, घर के और कामों को करती। घर में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं थी। यूं ही घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहाँ पर कामकाज करना ही मेरा काम था। इस सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं सुबह घर से बाहर जाने लगती तो हमारे घर पर मोहल्ले की औरतें और पड़ोस गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आती थी और शाम तक उनका आना जाना चालू रहता था, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छा खासा पैसा आता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था और खेतों में भी काम करना आता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। और हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करती थीं और उनका हाथ बटाया करती थीं। पति का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थक के चूर चूर हो रही थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी मन करता था कि मैं भी अपने देवर से मालिश करवाना चाहती थी, मगर हमेशा शर्म के मारे लाल हो जाती और चुप हो जाती। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वह किसी से भी ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करता था और मेरे ससुराल में यही रिवाज था। देवरों से ज़्यादा बातचीत करने की हमें इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि हमारे यहाँ की औरतें मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद ही कम बोलती थी और जब ज़रूरत पड़ती थी इस वक्त ही बात किया करती थी और तीनों वक्त में उसके कमरे में खाना खामोशी से रखकर आ जाती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खा लेता। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही वक्त बिताता था। उसने अपने कमरे के बगल में एक और कमरा बना रखा था जहां वह अपना काम धंधा किया करता था। मुझे अपने देवर की बात समझ नहीं आती थी। बात तो वैसे बहुत कम ही खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर उसके बारे में सोचती रहती थी कि फिर वह ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों की मसाज करने में उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो इस बात को सोचकर ही शर्म आने लगती थी। जो मैंने अपने पति से बात की तो वह हंसते हुए कहने लगे कि यह तो उसका रोज का काम है और रोज घर भी उन्हीं पैसों से चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्मा गया तो खाएगा क्या। पति की बात सुनकर मैं थोड़ी खामोश हो गई। कभी कभी जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा भी दिल करता कि मेरी भी कोई मसाज कर दे, कि मेरी दिन भर की काम की थकावट दूर हो जाए, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का किसी से भी इजहार नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2.5 साल हो गए थे। मेरी सास जब गुजर गई थी उसके बाद फिर मेरे ही कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। सासू माँ की मौजूदगी में मैंने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। 2 साल मैंने जैसे कांटों की तरह गुजारे थे। वह पल पल मुझ पर नज़र रखती थी। उनका ध्यान हर चीज़ पर होता था। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मैं उस माहौल में बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देना शुरू कर दिया था। मैं उस बात पर बहुत रोती रहती और गिड़गिड़ाती रहती थी और भगवान से दुआ मांगती थी मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे।
ताकि मुझे अपनी सास के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी भी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर मेरी सास अचानक बीमार रहने लगी। कई हकीम और डॉक्टर ने उनका इलाज करवाने की कोशिश की, मगर उनकी बीमारी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे ससुर तो पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से वाली औरत थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत शराफत से गुजार दी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया था, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने लाडले बेटों के लिए कुर्बान कर दी थी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और कदर भी करते थे। माँ की हर बात उनके लिए उनको हुक्म का पालन करना होता था। जब वह बीमार पड़ गई तो उनके दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते और बहुत सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में खर्च भी कर दिए थे, वह सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाएंगी। लेकिन कई महीने बाद ही वह गुजर गई थी। उसके बाद जहाँ मैंने चैन की सांस ली, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ चुकी थीं। घर के काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ खेतों में जाकर भी काम करना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्जा हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पा सकें। अब जब मैं कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी, तब हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता। हर उम्र की औरतें और लड़कियां मेरे देवर के पास आती थीं। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सभी लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन अचानक बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की रुखसाना को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह देखकर बहुत हैरान रह गई। शादी के 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वह एक भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। तो फिर वह लड़की ही इस तरह से रोते हुए क्यों गई थी? मैं यह देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घर के काम में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल ही गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेत से घर वापस आ रही थी तो वह लड़की रुखसाना अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जल्दी जल्दी उससे बातें करके जान छुड़ाकर घर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी घर जाकर खाना भी बनाना था और फिर पति को खाना देने के लिए वापस भी जाना था। मगर वह बातें ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बातें करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बार बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने उसके साथ क्या किया था। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं उस बात से परेशान हो रही थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वह क्यों रोते हुए वापस आ रही थी। रुखसाना का बर्ताव हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं था। अक्सर मेरे पति रुखसाना के बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रुखसाना के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी भी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था कि मुझे ऐसी मसालेदार और चटपटी बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर मेरी कमज़ोर याददाश्त जब तक मेरे पति के आने के वक्त हुआ, तब तक घर के कामों में मैं इस बात को जैसे भूल ही गई थी कि मुझे उनसे कोई बात करनी थी।
दिन इसी तरह से तेज़ी से गुजरने लगे थे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेत में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ वहाँ पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे, न जाने क्या बात हो गई होगी। तेज़ कदम उठाते हुए हम दोनों घर वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतें और मर्द वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जब हम दोनों अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा देवर सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो। वहाँ पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने रुखसाना के साथ कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसकी वजह से रुखसाना सर झुकाकर खड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने देवर की तरफ देखा, वह शर्म से जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था। रुखसाना के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को रुखसाना के साथ शादी करनी होगी, मगर मेरे पति यह बात सुनते ही बड़ी मुश्किल में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे और रुखसाना की असलियत तो किसी से भी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा करेगी क्यों। रुखसाना के माँ बाप का यह कहना था कि इसको रुखसाना के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बैठक में बैठकर इस मामले को रफा दफा किया। इसके बाद यह ज़रूर हुआ कि मेरे देवर पर जैसे बदनामी का धब्बा लग गया और सब ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। मेरा देवर सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल खोया खोया। मैं पहले से ही बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर तो मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मेरा दिल भी यही महसूस कर रहा था कि मेरा देवर कैसे किसी से कुछ कह सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ जाकर खेतों में काम करे। यह बात सुनते ही वह साफ इनकार कर देता था और मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में एक नौकरी का बंदोबस्त हो गया था और वह शहर में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था। अब हम दोनों मियाँ बीवी ही घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहने लगे थे। मैं अक्सर यह बात सोचती रहती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वह ऐसे खुद का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी पूरा भरोसा था। मैंने उन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं यह समझने से अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी सोच में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन खुशखबरी मिली जिसे सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम करने के लिए मना कर दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहते थे। मेरी तरह वह भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल इंतज़ार जो किया था। कुछ ही दिनों बाद मेरा देवर छुट्टी लेकर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज़ की तरह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति देर रात तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो और अब मेरी होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। मैं अब घर के कामकाज से बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे बदन में दर्द होने लगता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसी से मसाज करवा लेती हूँ। मेरा बदन बहुत थकावट महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर मेरा देवर चौंक गया। मैंने कुछ देर तक सोचा कि उससे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और देवर से कहा कि लाइट बंद करके आप थोड़ी देर मेरी मसाज कर दीजिए। लेकिन अगला पल मेरे लिए हैरानी का सबक बन चुका था। जैसे ही अमन अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के भाव आने लगे थे। वह कहने लगा,
नहीं भाभी प्लीज़, मेरे पास एक भाई का ही रिश्ता रह गया है, मैं उस रिश्ते को भी ख़राब नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी भारी हो रहा था। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचने लगी कि मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा। मैं तो उससे सिर्फ मसाज के बारे में कह रही थी और अगले दिन सुबह ही वापस चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे पूरे मोहल्ले की ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ गए। उस दिन रुखसाना ने सबके सामने रहते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे देवर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। दरअसल वो उसके साथ शादी करना चाहती थी और उससे प्यार भी करती थी, मगर मेरा देवर शरीफ इंसान था। उसने जब रुखसाना को शादी करने से मना कर दिया था तो रुखसाना ने उल्टा उस पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। उसे लोगों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया ताकि वह दबाव में आकर शादी कर ले। इस बात में रुखसाना का ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके लिए रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही ज़्यादा उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली थी। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कड़वाहट थी वो निकल चुकी थी और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं यह बात सोचकर परेशान हो रही थी, न जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे गलत क्यों समझा। यह सोचते ही मैं तो जैसे पागल हुई जा रही थी कि फिर दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरा देवर घर वापस आया और वह मुझसे नज़रें चुराने लगा, मैंने भी उससे बात करने की बहुत कोशिश की। आज भी मेरे पति रोज़ की तरह घर से बाहर थे और जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में चली गई तब वो मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ भाभी। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। दरअसल रुखसाना की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे हर औरत मर्द को गलत ही समझती है। यही वजह है कि ना समझी मैं मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गईं। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो इतने दिनों से यही सोच रही थी कि मैं खुद से नज़र चुरा रही थी। अपने देवर की इस बात पर मैं बहुत दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उससे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझ सकती हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का सा महसूस करने लगा था और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ ही शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। हमारे लिए तो यह खुशी की बात थी कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हमने भी उसे खुशी से इजाज़त दे दी, पर उसकी एक शर्त थी कि जब उसका भतीजा इस दुनिया में आएगा तभी वह शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा अदा किया तो हमने कुछ दिन बाद ही देवर की शादी धूमधाम से करवाई। अब मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है और हम मियाँ बीवी भी अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रुखसाना ने शादी करने के लिए उसके साथ सही किया था? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।